रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कंपेयर किया। भाई कहाँ टैगोर जी और कहाँ मोदी जी। ठीक है, कंधारी मिथुनदा की बंद हो चुकी है, तो अब मिथुन जी के लिए काम क्या है। भाई सिंह के खिलाफ, भगत सिंह के खिलाफ जो फांसी लगी थी, जो उसमें वकील थे वो भी आरएसएस के वकील थे। और तो इनके इतिहास में हमेशा गद्दारी रही है, इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। ये सब युवा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे युवा एक्टिव है, लेकिन युवा को अभी सड़क पे आना पड़ेगा और युवाओं को इस किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बंगाल में रैली हुई है, उसमें से लोग जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन शुरू किया तो वहाँ से लोग जाने लगे थे। क्या कहेंगे? भैया मोदी जी ने क्या किया, वो स्टंट किया। उन्होंने अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कंपेयर किया। भाई कहाँ टैगोर जी और कहाँ मोदी जी। ठीक है, टैगोर जी जो है वो बंगाल के रोल मॉडल हैं और देश के रोल मॉडल हैं। और मोदी जी क्या हैं, मोदी जी ने झांसे के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, देश में बदहाली के अलावा, देश में बेरोजगारी के अलावा इस देश को क्या दिया है। देश की जनता को छला है, देश की जनता के साथ झूठ बोला है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। एक बार को मोदी जी ने अकाउंट भी खुलवाए थे लोगों के। बीमा योजना भी चली थी इनकी, जिसमें 20 रुपये या 5 रुपये कुछ देने होते थे और उसमें आजीवन बीमा होता था। अब उसकी भी पोल खुल रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक वो मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया था गरीबों के लिए, तो उसकी भी अब पोल खुल रही कि वो भी जुमला साबित हुआ। बीपीएल जो कार्ड प्रधानमंत्री जी ने बनवाए थे वो भी एक जुमला साबित हो रहा है। बीपीएल कार्ड भी उन्हीं के बने हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, अब आप महंगाई आप देख ही रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इस समय जो है अपने सबसे ऊंचे उस पे है। भाई 90 रुपये से ऊपर डीजल है और 100 रुपये के लगभग पेट्रोल पहुंच गया है। महंगाई भी बढ़ रही है और जो घरेलू राशन का सामान हो या घरेलू गैस के दाम हो, ये सब पीक पे हैं, अपने चरम पे है। महंगाई टॉप पे पहुंच चुकी है और इन चीज़ों का कहीं ना कहीं देश की आम जनता पे भी अब असर पड़ रहा है। और इसका असर आप देखना बंगाल के साथ 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है। बंगाल की जनता बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार जनता है, इंटेलेक्चुअल जनता है। वो मोदी जी के जुमलों में फंसने वाली नहीं है। ये चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है। लोग जो जाने माने चेहरे हैं वो भाजपा से जुड़ रहे हैं, जैसे मिथुन जी और उनके बयान। भाई मिथुन जी को आप देख लो तो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले वो डांस इंडिया डांस करके कौन सा प्रोग्राम आता था उसमें आते थे। फिल्मों में उनकी दुकानदारी मिथुनदा की बंद हो चुकी है। तो अब मिथुन जी के लिए काम क्या है। भाई जो सितारे हैं ये किसी टाइम पे भाई फिल्मों में कलाकार थे, तो इन्हें भी भीड़ चाहिए। तो मिथुन जी के पास मुझे लगता है कि कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोग तो बीजेपी से जुड़ सकते हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। एक टाइम पे मिथुन दा जो है लेफ्टिस्ट विचारधारा की हुआ करते थे। फिर कुछ समय बाद जब ममता दीदी की सरकार बनी तो वहाँ से वो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद चुन के पहुँचे गए। अब जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है तो वो बीजेपी में आ रहे हैं। यहीं आप देख लिए सौरव गांगुली जी ने मना कर दिया। मोदी जी ने सौरव गांगुली जी को प्रस्ताव दिया था कि बीजेपी के लिए प्रचार कीजिए, तो दादा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो बंगाल की जनता से जुड़े हुए हैं। बंगाल की जो जनता है या बंगाल की जो संस्कृति है उनकी नस नस में बसी हुई है, तो दादा ने मना कर दिया। और जो आदमी देश की एकता को, अखंडता को, देश की जनता से जो प्यार करता है, वो इस समय बीजेपी का प्रचार नहीं करेगा। हाँ, कुछ कलाकार हो सकते हैं, कुछ लालची लोग हो सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं। प्यार करेगा वही होगा, लेकिन मिथुन का बयान आता है कि इसको डस लेंगे, कोबरा टांग है। हाँ, तो वो नाग तो है ही है। आरएसएस में पहुंचने के बाद आदमी नाग ही हो जाता है। फिर वो देश के लिए काम नहीं करता, फिर वो आरएसएस के लिए काम करना शुरू कर देता है। और आरएसएस का इतिहास रहा है, पहले इन लोगों ने अंग्रेजों की चापलूसी करी, अंग्रेजों की मुखबिरी करी। जो आज ये हिंदू का राग अलापते हैं, अगर आप इतिहास देखें तो 1923 में यही जो आरएसएस थी, इसने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलके चुनाव लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, मुस्लिम लीग के, जबकि ये हिंदूवादी संगठन बनते हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसमें वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय 1923 में। और यही आरएसएस और यही जो संघ है जिसने अंग्रेजों की मुखबरी करी। भगत सिंह के खिलाफ जो फांसी लगी थी, जो उसमें वकील थे वो भी आरएसएस के वकील थे। और जो ये सावरकर की बात करते तो वही सावरकर हैं जिन्होंने अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांगी थी। तो इनके
के इतिहास में हमेशा गद्दारी रही है। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपने लिए करते रहे हैं। और 2004 तक की तो बात ये है कि जो नागपुर का इनका आरएसएस का ऑफिस है, यहाँ ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराते थे, इनका नागपुरी झंडा ही फहरता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से 2004 के बाद से इनके यहाँ वो तिरंगा झंडा फहरना शुरू हुआ है। तो ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। इनको देश की एकता, अखंडता, प्रभुता उससे कोई लेना देना नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती जब ये बात कहते हैं उस वक्त खुद वहाँ पर प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद होते हैं, क्या ऐसी बात शोभा देती है? भाई देखिए, मिथुन दा हो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी का भी आप इतिहास देखिए, 15-16 साल 17 साल पहले जब इन्होंने 2003 में गोधरा कराया था, तब भी तो इन्होंने देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया था। तो बीजेपी हो, आरएसएस हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, इनको देश की जनता से कोई लगाव नहीं है। इनको सिर्फ सरकार, सत्ता के लालच में कैसे भी सत्ता आ जाए उसके लिए, चाहे इन्हें किसी को गिरवी रखना पड़े, चाहे वो आप देख लो डिमोनेटाइजेशन का टाइम हो, चाहे अपनी माँ को लाइन पे लगाना पड़े, सस्ती लोकप्रियता से इनको लेना देना, इन्हें सस्ती लोकप्रियता के जरिए पब्लिक के बीच में जो है एक मैसेज देना कि साहब मैं जनता के लिए ये कर रहा हूँ और जनता के लिए वो कर रहा हूँ। तो इनका जो एक उद्देश्य है, जो एकमात्र उद्देश्य है, वो सिर्फ है सत्ता और सत्ता। लेकिन देश की जनता अब इस चीज़ को समझ रही है। और आप देख लेना, बंगाल हो चाहे बाकी 4 राज्य हो, तमिलनाडु, केरल हो, पांडिचेरी हो या आसाम हो, इन 5 राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी की सत्ता कहीं नहीं आएगी। और 2022 में आप देख लीजिएगा, यूपी सहित जो 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वहां भी इनकी सरकार नहीं आएगी और 2024 में ये साफ हो जाएंगे। सरकार नहीं आएगी। बिहार में भी कहते हैं, बिहार में तो बन गया। बिहार में तो इन्होंने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके, जो वहाँ जो प्रशासन था, 15 साल से प्रशासन इनके हाथ में है। और बैलेट पेपर वाला तो आपने देखा, बैलेट पेपर की जो गिनती है वो बाद में हुई है। 15 से लेके 20 विधायक ऐसे थे जिनको शाम को 6 बजे के बाद बता दिया था कि आप इतने वोट से जीत रहे हैं, आप इतने वोट से जीत रहे हैं, बस आपका सर्टिफिकेट आ रहा है। 2 घंटे के लिए उनका सर्टिफिकेट होल्ड पे रख दिया गया और उन्हें कुछ वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया है। ये चीज़ तो सबके सामने है कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। नहीं, आसाम बंगाल में होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। बंगाल के बिहार की जनता के अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी। कहीं ना कहीं बिहार की जनता के अंदर जागरूकता का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन बंगाल की जनता बहुत जागरूक है और मुझे पूरा भरोसा है। ईवीएम के साथ घोटाला तो नहीं? अब मुझे तो इतना नहीं लगता, हो सकता है 5-10% ईवीएम में घोटाला कर लें ये, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता कि ईवीएम में। लेकिन देश की जनता अगर चाहेगी, एक तरफा वोट अगर कर देगी तो ईवीएम क्या कर लेगा। देश की जनता जागरूक रहे, विपक्ष जागरूक रहे, विपक्ष अपना काम करे, जनता अपना काम करे वोट देके, तो ईवीएम या सत्ता क्या कर लेगी। शासन सत्ता कितनी बेईमानी कर सकते हैं ये? 5%, 10%, 15%, उससे ज़्यादा बेईमानी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जनता को जागरूक होकर जो सत्ता पक्ष जो भी गलतियां कर रहा है, अब जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और एकजुट होकर उठानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब जनता जो है एकजुट होकर आवाज़ उठा रही है। को लेकर के लगातार युवा ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे जी, मोदी जी रोजगार दो, उसका जवाब नहीं मिला तो कह रहे मोदी जी जवाब दो जी। क्या लगता है, अभी युवा भी जाग गया क्या? युवा पूरी तरह से जागरूक है, लेकिन बस युवा का जो है सड़क पे आना बाकी है। ट्विटर पे युवा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे युवा एक्टिव है, लेकिन युवा को अभी सड़क पे आना पड़ेगा। और युवाओं को इस किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे किसान सड़क पे आया, दिल्ली पहुंचा, इसी तरह से मेरी युवाओं से अपील है, जो छोटे युवा जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, इनसे अपील है कि आप सब लोग भी जागरूक होकर, एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें और एक मंच पर यहाँ दिल्ली आप भी आए, किसानों का साथ दें और अपने मुद्दों की बात करें। छात्र जो हैं जी अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुँचे हैं, लगभग 15 से 20 दिन हो गया, वो इधर उधर भटक रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ दिल्ली पुलिस या तो गिरफ्तार कर लेती है उनको या उनको भगा देती है। तो कैसे देखते हैं जब छात्र पहुँच गए, उनको रुकने नहीं दिया जा रहा है कहीं पे? तो ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। इस देश में किसान भी परेशान है, इस देश में नौजवान भी परेशान है, इस देश में व्यापारी भी परेशान है। और हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश में हमें बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। गणतंत्र देश में हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हमारे युवाओं को आंदोलन करने की आज़ादी नहीं है। पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। तो मेरी पूरे
पूरे देश के युवाओं से अपील है कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं। जिस तरीके से यहाँ हम लोग किसान भाई इकट्ठे हो रखे हैं, जब संख्या बल आपका ज़्यादा होगा तो शासन सत्ता को भी कहीं ना कहीं भय होगा। अभी युवाओं का संख्या बल उतना नहीं है, उतनी संख्या में युवा यहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो युवा जब अगर बढ़ेगा, जब युवाओं की संख्या बढ़ेगी तो शासन सत्ता को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा।